नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे निकाय चुनाव और सियासी रार। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि राज्य में निकाय चुनाव अभी नहीं होंगे। सरकार निकाय चुनाव नहीं कराएगी, इस बात का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा था कि जल्द ही निकाय चुनाव होंगे। वहीं अब सरकार के ही शहरी विकास मंत्री ने खुद निकाय चुनाव न कराने की बात कही है। मंत्री के इस ऐलान के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने हार के डर से निकाय चुनाव न कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले और राज्य भर के शहरी क्षेत्रों में विकास की उपेक्षा के बाद जनता की नाराजगी के डर से सरकार निकाय चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि पहले समय पर चुनाव कराने का दम भरने वाली सरकार अब खुद ही चुनाव टालने के बहाने बनाकर निकायों में प्रशासक तैनात करने की घोषणा कर रही। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए विपक्ष पर हमला किया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार निकाय चुनाव कराने से बच रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले उत्तराखंड में एक बार फिर निकाय चुनाव पर सियासी घमासान छिड़ गया है। राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कर दिया कि राज्य में निकाय चुनाव अभी नहीं होंगे। उनका कहना है कि अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित एकल आयोग ने अपना सर्वे पूरा नहीं किया है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात करेगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए ओबीसी का सर्वे करा रही है। अभी सर्वे का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से निकाय चुनाव में देरी हो रही है। संवैधानिक बाध्यताएं हैं। ओबीसी का जो सर्वे का काम चल रहा है, वो सर्वे का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी के सर्वे का काम हो रहा है। जब उनका सर्वे का काम पूरा होगा तभी उनका आरक्षण का क्रम जो तय होना है, वो आरक्षण का क्रम तय होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना यह है कि ओबीसी का जो है अनुपात, उस अनुपात के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाना अति आवश्यक है। तो उसी का अनुपालन हो रहा है और ओबीसी का सर्वे समय चल रहा है, वो यथाशीघ्र पूरा होगा और उसके बाद आगे आरक्षण का जो शेड्यूल है वो भी तय होना है। उसके बाद चुनाव। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि स्थानीय निकायों का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए, ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में भी निकाय चुनाव कराने में देरी के विरोध में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई थी। बावजूद इसके निकाय चुनाव से पहले की प्रक्रिया पूरी न होने का हवाला देकर सरकार निकाय चुनाव नहीं कराने जा रही है। ऐसे में राज्य में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले और राज्य भर के शहरी क्षेत्रों में विकास की उपेक्षा के बाद जनता की नाराजगी के डर से सरकार निकाय चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि पहले समय पर चुनाव कराने का दम भरने वाली सरकार अब खुद ही चुनाव डालने के बहाने बनाकर निकायों में प्रशासक तैनात करने की घोषणा कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए विपक्ष पर हमला किया है। निकाय चुनाव, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत अब 1 साल तक बिना प्रतिनिधि के रहेंगी। प्रशासक रहेंगे, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा, लाइट की व्यवस्था कौन देखेगा, गली मोहल्ला सड़क कौन देखेगा। आज प्रदेश के अंदर जो हालात पूरे बदतर कर दिए हैं सरकार ने, सरकार डर के मारे, हार का डर है, इसलिए चुनाव से भाग गई है। आज मंत्री का बयान पढ़ करके मुझे पूरा विश्वास हो गया कि राज्य की सरकार के अंदर डर है। जनता में जो नाराजगी है, जनता का जो बुरा हाल इन्होंने किया है, उससे डरे हुए हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट हुई है, जिस प्रकार का घोटाला हुआ है, मैं समझता हूं कि जनता के रिएक्शन से डरे हुए हैं, इसीलिए चुनाव से भाग गए।
देखिए, विपक्ष अगर निकाय चुनाव पर इस प्रकार की बात करे तो बहुत हास्यास्पद है। कांग्रेस बताए कि कांग्रेस ने आज तक कब अपने समय पर चुनाव कराए। कांग्रेस की 2 बार यहाँ सरकार रही, लेकिन वो कभी चुनाव जो है समय पर नहीं करा पाए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है, कांग्रेस के में 60 से 63 निकाय थे, आज 110 निकाय हैं, 103 निकाय काम कर रहे हैं। कुछ निकायों की घोषणा हमने पिछले कैबिनेट में भी की है। तो उन सब का परिसीमन होता है, उन सब का जहाँ आरक्षण का काम होता है, वोटर लिस्ट का जो है बनाने का काम होता है, ये सारे काम जो है समय पर पूर्ण बंद होंगे, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। हम जिस तरह से लगातार आशंका व्यक्त कर रहे थे, आखिर उत्तराखंड सरकार ने निकाय चुनाव टालने का विधिवत रूप से ऐलान कर दिया। शहरी विकास मंत्री के आज के बयान से साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव कराने का साहस नहीं कर पा रही है। निकाय चुनाव होने की दशा में जो परिणाम आने वाले हैं, उनसे घबरा करके इन्होंने लोकसभा चुनाव तक निकाय चुनाव को टालने का फैसला लिया। लेकिन उसके साथ जो एक दूसरी बात है कि दिसंबर 2 तारीख से निकायों को प्रशासकों के हवाले करके भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का एक नया इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई। हालांकि उम्मीद यही थी कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है। ऐसे में मंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार अभी निकाय चुनाव नहीं कराएगी और सरकार निकायों में प्रशासक तैनात करेगी। सवाल यह है कि क्या सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव की टेंशन नहीं लेना चाहती? क्या चुनाव से पहले परिणाम की आशंका से सरकार डर गई है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो कहे ना कहे निकाय चुनाव को लेकर एक बार सियासत फिर से शुरू हो गई है और निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार है। जहां एक और विपक्ष लगातार ही कहता आ रहा था कि निकाय चुनाव नहीं होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं निकाय चुनावों से सरकार डर रही है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव चुकी है, तो अगर निकाय चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है तो एक फीडबैक गलत जाएगा, जिसको लेकर सरकार निकाय चुनाव नहीं कराएगी। और अब प्रेमचंद अग्रवाल ये साफ करते हुए नजर आए कि निकाय चुनाव नहीं होंगे, लोकसभा के बाद ही निकाय चुनाव होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई। हालांकि सत्ता पक्ष अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि निकाय चुनाव नहीं होंगे। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज ठाणे जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत संजीव वर्मा जी आपसे ही करूंगी। प्रेमचंद अग्रवाल का ये जो बयान आया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि लोकसभा के बाद ही निकाय चुनाव होंगे। फिलहाल निकाय चुनाव कराने का कोई मूड नहीं है सरकार का, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये जी देखिए, पहले 64 हमारे नगर निगम और नगर पालिका की बॉडीज हुआ करती थी। वर्तमान में 103 बॉडीज हैं। 110 की हम लोग घोषणा कर चुके हैं, जो अभी बहुत समय में, बहुत थोड़े समय में अपने अस्तित्व में आ जाएंगी। ऐसे में 39 जो हमारी नगर निगम और नगर पालिका की जो बॉडीज अपना एक फाइनल शेप ले रही हैं, उन तमाम में उनकी वोटर लिस्ट नए सिरे से बननी है। जो ओबीसी आरक्षण है वो नए सिरे से बनना है और तमाम एक जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है वो भी एक बहुत जल्दबाजी में यदि जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायालय का जो भी निर्णय है उसका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। और आप ये देखिएगा, कांग्रेस जो लगातार बार बार एक आरोप लगा रही है कि आप चुनाव से दौड़ रहे हैं, चुनाव से भाग रहे हैं, तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, 10 साल आपकी सरकारें रही, आपने कौन सा नगर निगम और नगर पालिका का कौन सा एक सिंगल चुनाव आप बता दें जो आपने समय से करवाया हो? जो काम आप स्वयं नहीं करा पाए, जिसमें आप खुद पूरी तरह से फेल रहे। ये सवाल तो देखिए मैं पूछूंगी संजीव जी, ये सवाल तो मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि जो काम कांग्रेस करती आई है वही काम आप भी करेंगे। ये देखिए, मैंने आपको बताया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं
टेक्निकल कुछ बाध्यताएं हैं, और चुनाव चाहे तुरंत हो, चाहे 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, चाहे 6 महीने बाद हो, उसका जो भी जनता का जो भी निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आने वाला है, चाहे वर्तमान हो चाहे थोड़ा सा विलंब में हो। और मैं सोचता हूँ सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है, सरकार पूरी तरह से तैयार है। निर्वाचन आयोग जब भी आदेशित करेगा हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे, बशर्ते कि जो भी चुनाव की प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली जाए। और मैं सोचता हूँ हमने देखिए विकास किया है 2022 में भी, जिस तरह से उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक प्रचंड बहुमत की सरकार उतरा की। आने वाले समय में जितने भी तमाम हमारे नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की बॉडीज अस्तित्व में आने वाली है। कांग्रेस को राजनीति करनी है, कांग्रेस अपनी राजनीति करती रहे, तो मैं इससे किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, राजेंद्र चौधरी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? राजनीति कर रही है कांग्रेस, विपक्ष राजनीति कर रहा है, वो कह रहे हैं वो निकाय चुनाव कराएंगे, बस ये जो प्रोसेस में टाइम लग रहा है बस इसमें इतना ही टाइम है, उसके बाद वो चुनाव करा लेंगे और जीत तो उनकी होनी है, साफ कह रहे हैं। आप खामखा परेशान हो रहे मैं समझ नहीं पाया हम किस चीज की राजनीति कर रहे हैं। अगर हम जनता के हितों की आवाज उठा रहे हैं, क्या वो राजनीति है? अगर हाउस टैक्स इन्होंने सारे प्रदेश में बढ़ा दिया और हम कह रहे हैं हाउस टैक्स कम होना चाहिए, तो क्या ये राजनीति है? अगर इनके मेयर, हमारे यहाँ रुड़की के जो मेयर हैं, उन्हें भ्रष्टाचार में इस्तीफा देना पड़ा, क्या राजनीति है? सुनील उनियाल गामा हमारे नहीं है, हमारे रुड़की के मेयर हमारे नहीं श्रीमान, निर्दलीय थे वो। अपना भूल सुधार कीजिए पहले। सुनील उनियाल गामा जी पे आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, अब ये थोड़ी देर में कह देंगे वो भी हमारे नहीं है। सवाल क्या है? अरे कैसी बातें करते हो मेरे भाई? नहीं, गामा उनके हैं, दुख हुआ उन्हें। सवाल ये है यशी कि कांग्रेस ने ऐसा कौन सी राजनीति कर दी जो गलत है? क्या आज की तारीख में शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बिजली महंगी है? कांग्रेस ये राजनीति कर रही है राजेंद्र जी कि भाई अगर वो कह रहे हैं कि उनको प्रोसेस में टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं नहीं वो डर रहे हैं, वो तो जीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर निर्वाचन आयोग कल कह दे वो कल चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम तो निर्वाचन आयोग का है, निर्वाचन आयोग नहीं कह रहा चुनाव करने के लिए। नहीं, ये मैं आपसे बताऊं, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि ऑल ऑफ सडन सामने आ गई कि भाई अब चुनाव कराने हैं। इन्हें तो पहले से ही पता था कि 5 साल में चुनाव होने हैं, और उत्तराखंड में बाकायदा चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग का काम ही चुनाव की तैयारी करना है। लेकिन यहाँ समस्या एक बात की आ गई कि स्थानीय चुनाव होगा, स्थानीय मुद्दे उठाएंगे, लोकसभा का चुनाव होगा, देश के मुद्दे उठाएंगे, और स्थानीय मुद्दों पर राज्य सरकार विफल होगी, कानून व्यवस्था पे विफल होगी, 20-20 करोड़ की डकैती पड़ गई, लड़कियों के साथ बड़े बड़े कांड हो गए, और जो स्मार्ट सिटी बनाने के दावे करे थे चारों तरफ गड्ढे हैं। हमारे यहाँ हरिद्वार में गड्ढे हैं, रुड़की में गड्ढे हैं, देहरादून में, हल्द्वानी में, नैनीताल में। इन्होंने खुद एक गड्ढों के लिए एक ऐप जारी कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बिजली की व्यवस्था चरमराई पड़ी है। अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई, आपदा में सबसे ज्यादा जो है शहरी क्षेत्रों में नुकसान हुआ, जल भराव हुआ। तो अब इनका ये कहना कि साहब जो है हम राजनीति कर रहे हैं, गलत। सही बात यह है कि आपकी अयोग्यता की वजह से ये चुनाव पीछे हट रहे हैं, क्योंकि समय रहते हुए आपने तैयारी नहीं की। अगर आपको पता था कि ये ट्रिपल स्टेज पे होना था ओबीसी आरक्षण, तो इसकी तो पिछले साल से मीटिंग हो रही है। मार्च की मीटिंग में तो मैं खुद गया हूँ, जो आयोग ने मीटिंग ली, हमारे यहाँ रुड़की में भी ली, हल्द्वानी में भी ली, काशीपुर में भी ली। तो ये कहना कि ये तो जो है अपनी बात से बचना है। सही बात यह है कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि नगर निगमों में भ्रष्टाचार ना हो, अच्छी सड़कें बने, हाउस टैक्स कम हो, लोगों की सफाई की व्यवस्था बेहतरीन हो, यहाँ पानी जल की व्यवस्था सही हो, पानी निकासी की अच्छी हो,
सीवरेज की व्यवस्था अच्छी हो, इन सब मुद्दों पे सरकार फेल है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्रों में, उनका भी काम नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी का भी काम नहीं हुआ। अब ये बहाना कर रहे हैं कि उसका कारण यह है कि ये इन्हें मालूम है कि ये पंच स्थानीय चुनाव जो हैं उनमें ये हार रहे हैं। नगर पंचायत के, नगर निगमों के, नगर पालिका के, नगर इनके चुनाव में ये हार रहे हैं। तो ये इसे लिंगर ऑन कर रहे हैं ताकि ये चुनाव जो है ये लोकसभा के चुनाव के बाद चला जाए। और फिर ये मोदी जी के नाम पे भी, जैसे मध्य प्रदेश में चेहरा कोई है नहीं कि जी मोदी जी के नाम पे वोट दे दो, राजस्थान में चेहरा कोई है नहीं कि मोदी जी के नाम पे वोट दे दो, ऐसे ही ये गली गली वार्ड मेंबर का चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे। चलिए, और भाई साहब, ठीक है राजेंद्र जी, और लोगों की रिएक्शंस के बाद में वापस आऊंगी आपके पास, इसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं निकाय चुनाव को लेकर, क्या कुछ कहना है? मेरे से जी थपलियाल जी, आऊंगी मैं विपिन खन्ना जी इसके बाद। देखो, जो चुनावी राजनीति है इसका पूर्ण तरह से व्यवसायीकरण हो गया है। और ये सोचिए कि अब जब भी आपने देखा होगा कि इवन विधायक का में आपने देखा होगा कि 10 विधायक एक चोट में भाजपा ने अपनी तरफ खरीद लिए और सरकार बना दी। आज दिन तक दोबारा भी जीते बन गई है, जिसमें आधा भाजपा ही है, आधे कांग्रेसी है। तो कहने का मतलब ये है कि निकाय चुनाव, हमने हरिद्वार में हाल में ही निकाय चुनाव का सीन देखा और वहां पे किस तरह से इन्होंने तमाम जिला पंचायत के लोगों को अपनी तरफ करके और जिला पंचायत अध्यक्ष अपना बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जनता का उतनी रुचि रही नहीं इसमें कि इनके चुनाव में क्या होगा। और पहले भी इस चैनल पे डिस्कशन हुआ था और उस समय मैंने कह दिया था कि उत्तराखंड में एकल हैंडेड सरकार हो गई है, वन मैन शो। अब वो इतना बिजी है कि 8-9 दिसंबर को यहाँ पे वो करे कि चुनाव की तैयारी करे। वो तो अकेला ही दौड़ रहे हैं इधर उधर। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से देश को प्रधानमंत्री जी संचालित करते हैं, उसी तर्ज में वो उत्तराखंड को संचालित कर रहे हैं। और एक मैन इधर से उधर भाग रहा है और वो 8-9 दिसंबर में जो इन्वेस्टमेंट की जो समिट है उसकी तैयारी कर रहा है। वो मेन टारगेट है। फिर वो उसमें डिले कर दिया उन्होंने। जो उनका ये जो एक विधेयक ला रहे थे जिसमें उन्होंने बड़ी भारी कमेटी बना रखी थी, वो जो जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यूसीसी, वो भी उन्होंने यूसीसी, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसकी जरूरत ही नहीं है। पूरे देश में होता एक साथ तो ठीक था, लेकिन उत्तराखंड में लाना है उन्होंने एक सेशन, वो भी दिखाना है। और उनके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है संसदीय चुनाव। वहां नहीं आएगी उनकी अटकाव के साहब हमने यहाँ पे ओबीसी की जनगणना नहीं की है और ओबीसी की जनगणना नहीं की तो हम यहाँ पे संसद के चुनाव नहीं कर फायदा सकते। क्या होगा? वहां नहीं आएगी। मुझे पीसी थपलियाल जी, मुझे एक बात बताइए, मैं विपक्ष से पूछ रही हूँ कि चुनाव ये लेट कर आएंगे, इससे इनको क्या फायदा होगा? किसको? सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष को ये उनको फिक्र थोड़ी है। उनको क्या फिक्र? उनको तो संसदीय चुनाव की फिक्र है। ये जो चुनाव है उनके लिए देखिए, हर आदमी, जब हम इनको बोलते हैं कि पंचायती राज एक्ट लाओ, नहीं ला रहे, जबकि संविधान में 74 अमेंडमेंट कहता है कि पंचायतों को अधिकार दोगे तो ये विधायक जो चौधरी बने हुए हैं, माफिया बने हुए हैं, इनकी माफियागिरी खत्म हो जाती, क्योंकि हर जो संसाधन है छोटे से छोटे ग्राम पंचायतों के हाथों में आ जाते। लेकिन नहीं, वो नहीं कर रहे। उन्होंने तो जो पंचायत में चुनाव जीतते हैं वो हमारे विधायक के चमचे बने रहते। तो हम यहाँ पे भले ये बोल ले कि इस समय डर रहे, भाग रहे, कुछ नहीं है, सत्ता इनकी है। जो भी जैसे भी जीतेंगे वो ये बटोर के अपने पक्ष में ले आएंगे, जैसे हरिद्वार में लाए। इनके पास धन है। ये हकीकत बोल रहा हूं मैं। मतलब जो मैं बोल रहा हूं, जो लोग आते भी हैं जो चुनाव जीतने यहाँ पे, वो समाज सेवा के लिए नहीं आते, वो रोजगार। क्योंकि मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था, तो सारे 24-25 साल के लड़के प्रधान है हमारे क्षेत्र में। क्योंकि उनको गांव वाले बोलते हैं अरे इसकी नौकरी नहीं है, इसको प्रधान बना दो, तो वो गुजारा हो जाएगा। तो उत्तराखंड में जो सीन है राजनीति का, वो बिल्कुल बदल चुका है। राजनीति अब सेवा का सर्वोच्च प्लेटफॉर्म नहीं रही है, ये व्यक्तिगत कमाई का साधन है। और आपने कमाई का साधन देखा होगा कि 23 साल में हमारे जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं,
राजा बन गए, बेशुमार दौलत के ठीक है, मालिक, उनके थपलिया कॉलेज जी। चल रहे हैं। तो अभी चुनाव का डिस्कशन क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बेकार की बात हो चुकी है मैडम, ठीक है। बहुत बेकार की बात। मैं वापस आऊंगी। विपिन खन्ना जी। देखिए यशी जी, विपक्ष तो खैर पहले से ही इस बात को कहता आया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार निकाय चुनाव को पीछे धकेलने का प्रयास कर रही है। हमेशा हम लोग ये आवाज पहले भी उठाते रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है जब एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जनता के सामने आकर वो झूठ बोलता है कि हम निकाय चुनाव समय पे कराएंगे। आपने शायद इनकी बाइट धामी जी की सुनी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी की। उन्होंने कहा था कि हम निकाय चुनाव समय पे करवाएंगे। जब डांट लगाई माननीय उच्च न्यायालय ने, तो भी इन्होंने कहा जी हम समय पे चुनाव करवाएंगे। लेकिन अब शहरी विकास मंत्री कहते हैं कि अब ये चुनाव जो है प्रशासक बैठेंगे और चुनाव ये डिले होगा, बाद में होगा। देखिए उसका बहुत बड़ा कारण भी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो नगर निगम को नगर निगम बनाने का काम किया है, देखिए स्मार्ट सिटी के नाम पर ये वोट नहीं मांग सकते, सड़कों के नाम पर ये वोट नहीं मांग सकते। इनके अपने मेयर सुनील उनियाल गामा जी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप हैं, उस पर ये वोट नहीं मांग सकते। उसके बाद इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है नगर निगम में, जो गंदगी का जो अंबार लगाया है देहरादून को, जो डेंगू के प्रकोप के आगे धकेल दिया है पूरे शहर को, तो उसके अनुसार मैं समझता हूं इनको डर तो इस बात का है ही है। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि इनको फायदा क्या होगा निकाय चुनाव को पीछे करके। देखिए इनको फायदा ये होने वाला है निकाय चुनाव को पीछे करके। अनम्यूट कीजिएगा। तो लोकसभा में दिक्कत तो ना करना पड़ेगा। देखिए नगर निगम जब से इनके हाथ में आया, अभी आपको पता होगा मोटेशन, जब हम रजिस्ट्री करवाते थे और मोटेशन करवाते थे तो 300 से 400 रुपए की पर्ची कटती थी। आज पर्ची 25,000 रुपए तक की कट रही है। ये हाल इन लोगों ने कर दिया। हाउस टैक्स पे इन्होंने जनता को महंगाई में झोंक डाला है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, और इनके अपने पूर्व मुख्यमंत्री कह चुके हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, 40 से 50% कमीशन ले रही है सरकार। इनके अपने पूर्व मुख्यमंत्री कह चुके हैं स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है। इनके अपने विधायक कह चुके हैं स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को हिम्मत नहीं हो रही है नगर निकाय चुनाव करवाने की। और जो निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि निर्वाचन आयोग जब आदेश देगा तो चुनाव करवा देंगे। अरे भैया अपने काम को पूरा करके दीजिए। निर्वाचन आयोग तो चुनाव कराने को तैयार बैठा है, वो तो माननीय न्यायालय में कह चुका है हम चुनाव कराने को तैयार हैं, लेकिन सरकार ही तैयार नहीं है। अब ये बहाना बनाने की बहुत पेचीदगियां हैं जी, बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है। अरे भाई 5 साल आपके पास होते हैं, हमें पहले दिन से पता होता है कि आपका कार्यकाल किस दिन समाप्त होने वाला है, तो आपको ये तैयारी 1 साल पहले से करनी चाहिए थी। अब आप कह रहे हैं जी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, ये समस्या आ गई है, वो समस्या। देखिए समस्या कुछ नहीं आ गई है, समस्या केवल लोकसभा चुनाव का डर है। और यशी जी मैं आपको बता दूं, स्थानीय मुद्दों पे तो ये लोग हारेंगे ही, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हारेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जनता से झूठ बोला है, जनता को मूर्ख बनाया है, पूरे उत्तराखंड को और पूरे देश को। विपिन जी वापस आएंगे आपके पास, इसके बाद मनोज यादव जी का रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस पर बात करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने स्थिति साफ कर दी है कि निकाय चुनाव फिलहाल तो नहीं होंगे, और जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। और बात कर रहे हैं निकाय चुनाव पर। जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल का बयान आया, उसके बाद से कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया और कहीं ना कहीं स्थिति साफ हो गई कि निकाय चुनाव फिलहाल तो नहीं होने वाले, लोकसभा चुनाव के बाद ही शायद निकाय चुनाव कराए जाएंगे। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज यादव जी का रुख करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए निकाय चुनाव फिलहाल नहीं होंगे, इसका अंदेशा पहले से ही विपक्ष को था और तमाम सवाल उठाए गए। न्यायालय ने भी इस पर सवाल उठाए, न्यायालय ने भी फटकार लगाई, उसके बाद रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था और निर्वाचन आयोग ने ये साफ कहा कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो प्रेमचंद अग्रवाल का बयान आया है उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए यशी जी बहुत अच्छा मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र के जो धारा 21(3) है उसमें एक कथन है और वो ये कहती है कि चुनाव किसी भी स्थिति में जरूर कराना चाहिए और पीरियडिक जो उसका जो कार्यकाल है उसके पूर्ण होने पे उसको इलेक्शन को कंडक्ट किया जाना चाहिए। और
हालांकि इसमें थोड़ा सा जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंट हुआ था सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में, उसमें थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश दी गई और वो दिया गया, उसका आधार बनाया गया कि इलेक्शन डिलेड किस कारण से हो सकते हैं। इलेक्शन डिले का जो रीजन होता है वो होता है क्राइसिस पोस्टपोनमेंट, कोई बहुत क्राइसिस राष्ट्र के समक्ष पैदा हो जाए, युद्ध जैसी परिस्थितियां हो जाए, कोविड जैसी आपातकाल हो जाए, सुनामी हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए कोई बहुत बड़ा, उस कंडीशंस में पोस्टपोन किया जाता है। एक ट्रांजिशनल पोस्टपोन होता है जो नेपाल और ट्यूनीशिया जैसे राष्ट्रों में हमारे को देखने को मिला कि जब व्यवस्था पूरी की पूरी राजा वाली व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर गई थी, तो उस केस में डिले हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं इलेक्शनों के बीच में किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है, तब डिले हो जाता है वहां का इलेक्शन। वो एक आकस्मिक कारण होते हैं, या ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो प्राकृतिक आपदाओं से ही जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने पता किया, या उसको अनल कर दिया जाए कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा या किसी और तरीके से। यहाँ पर कोर्ट भी कह रहा है, सब कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। सत्ता पक्ष एक बात जो बार बार कर रहा है, उसमें एक चीज और आती है, टेक्निकल डिलेज। लेकिन टेक्निकल जो डिलेज होती है वो या तो साधनों की, बहुत बड़े साधनों की आवश्यकता पड़ रही हो चुनाव कराने के लिए, कोई कानूनी पछड़े पड़ रहे हो तब जाके उसमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ रही हो, या जो स्टाफ है वो नहीं मिल पा रहा, उसके कारण नहीं कर पा रहा, इलेक्शन नहीं हो पा रहा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो जो एक तरीके से टेक्निकल दिक्कत है उसको क्रिएट किया गया है और क्रिएट किया जा रहा है, और जो आशंका 5-6 माह पूर्व विपक्षी राजनीतिक दल कह रहे थे वो सिद्ध होती नजर आ रही है कि इलेक्शन को डिले करने की मंशा सरकार की है। सरकार जो निकायों का जो प्रशासन है वो बिहाइंड द डोर जो शासन के द्वारा है उसे चलाने की कोशिश कर रही है, और लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहिए, जो कि लोकतंत्र का प्रथम बिंदु, केंद्रीय बिंदु है कि लोगों द्वारा रिप्रेजेंटेशन हो। अब देहरादून की मान लें तो 15 लाख की आबादी, तो सबके सब वहां नहीं पहुंच सकते, वो तो पूरा शासन व्यवस्था नहीं चला सकते। वो अपना रिप्रेजेंटेशन सरकार के बीच में रखते हैं, और अपना रिप्रेजेंटेशन लोकल बॉडीज के माध्यम से रखते हैं, विधान परिषदों के माध्यम से, विधान परिषद तो नहीं है यहाँ, विधानसभाओं के माध्यम से रखते हैं। मनोज जी, संजीव जी जो अपना वक्तव्य रख रहे थे वो कितना जायज है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन अगर डेलिब्रेटली अगर उसको पोस्टपोन किया जा रहा है तो इसे कहा जाता है, राजनीति की भाषा में इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डेलिब्रेट स्टेट क्राफ्ट पावर ग्रैब, यानी जानबूझकर सत्ता को हथियाने का तरीका है ये, कि कैसे आप काबिज रहेंगे लंबे समय तक एक व्यवस्था के भीतर। अगर आपको डर लग रहा है कि विपक्ष कहीं आपसे निकायों को छीन न ले, या आप अपने परसेप्शन को नेगेटिव होने से बचाना चाहते हैं, टेक्निकल दिक्कतें कुछ है ही नहीं। 5 साल का कार्यकाल राज्य के जो राज्य चुनाव आयोग है, जिनको प्रशासनिक निकाय चुनाव कराने होते हैं, ये करते क्या है? इनको इलेक्टोरल रोल्स पे लगातार काम करना होता है। लगातार तिथियां प्रत्येक वर्ष निकल रही हैं। इस समय नए मतदाता जुड़ेंगे, प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हो, ये सारे का सारे प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि इसको ठीक चुनाव के आने के चुनाव अगर कल सर पे खड़े हो तो वहां पर हो। और क्योंकि ये सरकार की करने के तरीका को दर्शाता है कि आप तैयार नहीं है, आपने तैयारी की नहीं है। अगर आप तैयारी नहीं की है, ये आपका असफलता है, ये फेल्योर है। और अगर आपने तैयारी की है और जानबूझ के आप कर रहे हैं, तब आप पीछे बिहाइंड द डोर आप सत्ता को। संजीव वर्मा जी जवाब दीजिए। संजीव जी देखिए, कहीं ना कहीं ये इंटेंशनली है कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, और 5 साल का वक्त होता है तो हम तैयार नहीं है, हमारी तैयारी पूरी नहीं है, ये जवाब नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं जनता भी इंतजार कर रही है कि भाई 5 साल हो गए, अब हमें भी मौका दीजिए, हम भी वोट करें। यशी जी, देखिए जिस तरह से मेरे मित्र मनोज ध्यानी जी ने बोला
कि इंटेंशन वाला जो इन्होंने एक बेबुनियाद आरोप लगाया, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। और सरकार की पूरी मंशा है चुनाव कराने की। निर्वाचन आयोग जब चाहे चुनाव की तारीख संजीव जी, निश्चित कर समस्या दे। तो यही है ना, सत्ता पक्ष की मंशा है चुनाव कराने की, निर्वाचन आयोग की मंशा है चुनाव करवाने की, तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? विपक्ष? मैं तो यही नहीं समझ पा। नहीं, निर्वाचन आयोग, देखिए न्यायालय में जाके निर्वाचन आयोग ने ये स्पष्ट कहा है कि भाई हम तैयार हैं। तो सर तैयार कौन नहीं है? जनता तैयार नहीं है, विपक्ष तैयार नहीं है, आप भी तैयार हैं, तो प्रॉब्लम किधर आ रही है? जैसे जी निर्वाचन आयोग तैयार है तो निर्वाचन राजेश जी, मैं इसके बाद आती हूँ आपके पास। निर्वाचन आयोग यदि तैयार है तो निर्वाचन आयोग को कोई भी तिथि घोषित करनी चाहिए कि फलानी तारीख को हम चुनाव कराने जा रहे हैं। और निर्वाचन आयोग का ही मैं सोचता हूँ ये सारे जितने भी काम होते हैं, हाँ। चाहे वोट लिस्ट को अपडेट करना हो, चाहे जितने आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण है, उसको पूरी तरह से अपडेट करना हो, ये सारे काम निर्वाचन आयोग के ही हैं। और मैं सोचता हूँ निर्वाचन आयोग के ऊपर हम किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, हमको करनी भी नहीं चाहिए। और जिस तरह से मैं सोचता हूँ हमारी सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। न्यायालय ने इस पर साफ टिप्पणी की थी। न्यायालय ने कहा था, निर्वाचन आयोग को भी फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर आप राज्य सरकार के कहने पर चल रहे हैं तो ये गलत है। जैसे जी देखिए, ना तो सरकार का इसमें राजेंद्र चौधरी जी ना तो सरकार का ऐसा कोई मत है कि अभी चुनाव कराने हैं या नहीं कराने। मैंने आपसे पहले भी कहा, निर्वाचन आयोग जब भी आदेशित करेगा कि इस समय चुनाव होने हैं, सरकार पूरी तरह तैयार है। जब भी वो बोलेगा हम चुनाव कराने के लिए तैयार है। अभी जिस तरह से राजेंद्र चौधरी जी जवाब देंगे, माफ कीजिएगा राजेंद्र चौधरी जी, मेरे मित्र हाउस टैक्स की बात कर रहे थे। ठीक है संजीव जी, जरा राजेश जी को भी सुन लीजिए। तो एक सत्ता में रह के विपक्ष का सुनना जरूरी। 10 सेकंड में मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। जिस तरह से अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, हाउस टैक्स की बात कर रहे थे, तो हाउस टैक्स में रियायत देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। तमाम आंदोलनकारियों को टैक्स में छूट देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं और जितने भी हमारे अभी नए क्षेत्र इसमें ठीक है संजीव जी, जुड़े थे, जितने नए क्षेत्र जुड़े थे, उनमें पूरा का पूरा उनको आगामी 10 सालों तक टैक्स में छूट देने का काम भी ठीक है हमारी सरकार। संजीव जी सुन लीजिए जरा, राजेश जी को सुन लीजिए, राजेश जी को सुनिए जरा। मैं आऊंगी, मैं इस पर भी आऊंगी कि आप मुद्दा विहीन है, इनके पास कोई बोलने का। सर इतना बड़ा मुद्दा है, निकाय चुनाव नहीं करा रहे हैं, आप कह रहे हैं मुद्दा विहीन है। राजेश जी, यशी इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में 3 अंग है। एक माननीय हाईकोर्ट, एक चुनाव आयोग, एक मुख्यमंत्री, बिल्कुल यानी सरकार। इन तीनों को बाईपास करते हुए एक चौथा जो है फोर्स इसमें पैदा हो गया, वो है शहरी विकास मंत्री। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समय पर चुनाव कराएंगे, उसे बाईपास कर दिया। चुनाव आयोग ने लिखित में, चूंकि चुनाव आयोग राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, उसने कहा हाई कोर्ट में कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, उसे बाईपास कर दिया। और हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस को भी बाईपास कर दिया कि हम अभी चुनाव नहीं करा सकते। वास्तविकता यह है कि ये सरकार इसलिए चुनाव नहीं कराना चाह रही। अच्छा, मैं देखती हूँ प्रेमचंद अग्रवाल जी को सच बोलने की थोड़ी आदत भी है, इसी चक्कर में वो कई बार फंस जाते हैं। वो बात सही है, आपकी बात सही हो सकती है। मेरा कहना यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले इनके भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा गुटबाजी है, नंबर 1। नंबर 2, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में इनकी जो परफॉर्मेंस है, अरे अपने अंदर झांकिए श्रीमान जी, चुनाव नहीं लड़ सकते। नंबर 2, नंबर 3 ये है कि अभी ये हटा देंगे मिड सेशन में और यहाँ अधिकारियों को नियुक्त करेंगे। इस साल का जो बजट है उसे कुछ लोग मिलके खा जाएंगे, क्योंकि मार्च के बाद चुनाव होगा। अच्छा, आपकी सरकारों में ये, आपकी सरकारों में यही
अगर इन्हें आपकी समय सरकारों बढ़ाना में है, यही होता तो जो रहा होगा। निर्वाचित इस समय चेयरमैन और अपनी पार्षद सरकारों हैं, में, जो आपकी सदस्य सरकारों में हैं। यही होता रहा अरे होगा। आप एक मिनट चुप रहो, बीच में मत बोलो। तो आपकी जो सरकारों में यही निर्वाचित होता चेयरमैन रहा है, होगा ना। संजीव जी मेंटेन द डेकोरम ऑफ द रिपोर्ट प्लीज। यशी, अगर ये सरकार किसी कारणवश, मैं मान लेता हूं इनके झूठ तूफान को सबको स्वीकार कर लेता हूं कि ये सरकार चुनाव नहीं करा रही 1 महीना 2 महीना, तो जो लोग अभी पदासीन हैं, जो इस फिलहाल चेयर पे हैं, आप उन्हें कंटिन्यू करिए। ये आप अपने आदमियों को क्यों नियुक्त करेंगे और क्यों आप डिले कर रहे हैं? 5 साल में आपने पूरे राज्य में कहीं भी उपाध्यक्ष के चुनाव की नहीं कराए। बताओ आपके यहाँ डिप्टी मेयर देहरादून में कौन है, रुड़की में कौन है, हल्द्वानी में कौन है, कोटद्वार में कौन है, नैनीताल में कौन है, काशीपुर में कौन है? तो ये सरकार जो है ये वन मैन शो है। जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे थपलियाल जी, ये भ्रष्टाचार की मामला है सारा, और वोट इन्हें ना तो उस पर मांगनी सड़क पे ना गड्ढे पे, ऐसी जनता हो रही हमारे यहाँ। वो भ्रमित कर दी इन्होंने, इन्हें हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ना, और ये चूंकि इनकी आपसी गुटबाजी बहुत ज्यादा इसीलिए है। मंदिर ठीक है संजीव जी जवाब देंगे, उसके बाद पीसी तपलियाल जी आपके पास आती हूँ मैं। संजीव जी जरा इसका जवाब दीजिए। आपसी गुटबाजी और भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, रोके रखने के लिए चुनाव पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक है, रुकिए राजेंद्र जी यशी स्वीकार कर लिया कि लोकसभा की 3 सीटें भाजपा हार रही है। ठीक है, उससे बचने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए, ताकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ये पंचायत चुनाव को आगे खिसका रहे। इन्हें ये भी पता है कि पंचायत चुनाव में हम पूरी तरह हारेंगे। ऑलरेडी 42% से ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास है और 10% से ज्यादा निर्दलीय है। इन्हें इस चीज का पता है, इसलिए ये इस विवाद राजन जी देखिए, जीत तो आप विधानसभा चुनाव भी रहे थे, अब इतना कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं होता। संजीव जी जवाब दीजिए जी, फटाफट जवाब दीजिएगा। हाँ, जैसे जी अभी भ्रष्टाचार का आरोप और गुटबाजी। जैसे जी देखिए, गुटबाजी की ये कांग्रेस पार्टी ना ही बात करे तो अच्छा है, क्योंकि इनके यहाँ 5 बड़े नेता है और 5 दिशाओं में वो लोग देखते हैं। जब भी एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो दूसरा उसके राह में रोड़ा अटकाने का काम करता है। और मैं सोचता हूँ अभी जो 2022 का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी थी वो सतह पर आई है। और आप ये देखिए, अभी हरिद्वार का जो पंचायत चुनाव हुआ 26 साल के बाद, 26 साल के बाद पूरी की पूरी पंचायत की बॉडी भारतीय जनता पार्टी की बनी है वहां पर। और जनता का जो विश्वास है, जनता का स्नेह और जनता, संजीव जी देखिए, समस्या यही है कि जनता का विश्वास है, जनता का स्नेह है, लेकिन सर जनता भी तो इंतजार कर रही है ना कि वो स्नेह और वो प्यार लुटाया जाए। मौका तो दीजिए उन्हें। सुनने का काम किया और कांग्रेस को पूरी तरह से अवॉइड किया, कांग्रेस को पूरी तरह से नकारने का काम जनता के द्वारा किया गया। ठीक है संजीव जी ठीक है, रुक जाइए पीसी तपलियाल जी सहमत है आप यहाँ पर संजीव जी की बात से? संजीव जी रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पीसी तपलियाल जी, निकाय चुनाव इम्पोर्टेंट अब होने लगे हैं, लेकिन जब हम पहले देखते थे तो अक्सर निकाय चुनाव दलगत राजनीति के तहत नहीं लड़ते थे उम्मीदवार। और अभी भी मैक्सिमम उम्मीदवार जो तैयारी कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट तैयारी कर रहे हैं। मैंने पूछा लोगों को, इवन कांग्रेस का हमारे जो विजय पार्क में मेयर उसका चुनाव लड़ता है पार्षद का, तो वो लड़का भी इंडिपेंडेंट कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा था कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने इतना बदनाम कर दिया है कि नॉर्मल जनता के बीच में कांग्रेस के नाम पे खड़ा होना हमें मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट तैयारी कर रहा हूँ। तो वो इसलिए। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो हरिद्वार की जिक्र कर रहे थे, हरिद्वार में जब पंचायत चुनाव हुए थे तो कांग्रेस अप थी, लेकिन जब खरीद फरोख्त हुई तो भाजपा ने अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया।
तो कहने का मतलब ये है कि आप जब दीन ईमान रहा नहीं राजनीति में, तो डिस्कस करना, जो डिस्कशन पे हम जोर दे रहे हैं, और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून इनके लिए कुछ नहीं रहा है, ये जो चाह रहे हैं मैडम वो कर रहे हैं, बिल्कुल इनका मतलब कोई अंकुश नहीं है इन पे। तो इसलिए मैं पहले भी बोलता था कि इन्होंने संसदीय चुनाव से पहले यहाँ पे निकाय चुनाव नहीं करने, और निकाय चुनाव के लिए अगर जनता की तरफ से अगर हम ये सोचते कि पंचायतें आंदोलन करेंगी या निकाय के लोग आंदोलन, कोई आंदोलन करने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग हम लोगों के बीच में गए थे गांव में, तो उनसे बोल रहे थे कि देखो तुम्हें अधिकार नहीं दे रहे हैं ये संविधान के मुताबिक, तो भी उन लोगों को कोई पता ही नहीं है। तो इसलिए राजनीति का जो इस स्वरूप बदल गया है उसका एडवांटेज, अगर अभी देखो भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव करा देती तो शायद है कि इंडिया बना हुआ है जो गठबंधन, वो कहता देखो बिना ओबीसी का इन्होंने चुनाव करा दिए। हाँ। और ओबीसी इनके पास इतना अच्छा बहाना है क्योंकि ओबीसी इंडिया गठबंधन का मेन मुद्दा है, और वो बिहार में जिस तरह से उनके लिए वरदान सिद्ध हो रहा है, तो वो यहाँ पे इसका एडवांटेज भाजपा ले रही है, कह रही है देखो भाई हम तो ओबीसी की काउंटिंग कर रहे हैं, और वो पूरी वास्तव में वो झूठ भी नहीं बोल रहे। तो ओबीसी काउंटिंग हैज बिकम नेशनल इशू, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, और ओबीसी को आरक्षण देना ही होगा निकाय में, ये भाजपा कह रही है। ठीक तो है, इसमें अगर विपिन खन्ना जी, हाँ, इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए। विपिन खन्ना जी, थपलियाल जी की बात से सहमत है? देखिए, थपलियाल जी वरिष्ठ नेता है, और मैं समझता हूं कि थपलियाल जी को बहुत बारीकी से ज्ञान है पूरे उत्तराखंड का और प्रदेश की राजनीति का, तो उनकी बात को तो मैं काट नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है उनके सामने कि उनकी बात को मैं काटूं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई संजीव वर्मा जी निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि उनकी तैयारी पूरी नहीं है, तो संजीव वर्मा जी कम से कम ये बताएं कि परिसीमन को पूरा करना क्या निर्वाचन आयोग का काम है? क्या आरक्षण तय करना निर्वाचन आयोग का काम है? क्या वोटर लिस्ट के काम करना क्या निर्वाचन आयोग का काम है? इसका काम है। आप सही कह रहे हैं कि जनता ने, आप बता दीजिए, सही कह रहे हैं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया, बिल्कुल किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की जनता का विश्वास तोड़ने का काम किया, क्योंकि आपने युवाओं पर लाठीचार्ज करवाए, आपने अंकिता भंडारी की हत्या में आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे, जोशीमठ का जो स्वरूप बदला वो आपके राज में मेरा जवाब ले लीजिएगा। आपके अनियमित विकास की भेंट चढ़ गया जोशीमठ। आपने हल्द्वानी में जो लोगों को बेरोजगार किया, आपने पहाड़ों पर जो व्यापारियों को अतिक्रमण के नाम पर बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इन सब, आपके मेयर गामा जो ऐसे अधिक संपत्ति के आरोपी हैं, अरे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अब निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है। अपनी गलती स्वीकार ना करके निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको स्वीकार करिए कि जनता अब हमें बख्शने वाली नहीं है। आप लोग जनता के सामने जाएंगे तो आपके पास जनता की सवालों का कोई भी जवाब नहीं है। ठीक है, संजीव जी जवाब देंगे, उसके बाद में मनोज थाने जी आपका रुख करूंगे। यशी जी, देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र और आम आदमी पार्टी के मेरे जो मित्र हैं, उनको केवल और केवल सरकार को गलियाने से फुर्सत नहीं मिलती। उनको हर चीज में कोई ना कोई मीन मेख निकालने की एक आदत से बन गई है। और अब जबकि हम एक बात को बोल रहे हैं कि संवैधानिक बाध्यता के चलते, संवैधानिक बाध्यता के चलते चुनाव थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो थोड़ा सा डिले नहीं, इस साल तो हो ही नहीं पाएगा निकाय चुनाव संजीव जी, इस साल तो होना ही नहीं है। आपत्ति है। और कल की तारीख में आप ही लोग होंगे जो आप बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे कि आपने ओबीसी का ध्यान नहीं किया, आपने ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, आपने जब आपके पास थपलियाल जी का स्टेटमेंट है ये, तो आपने चुनाव को कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों करी?
चट भी मेरी पट भी मेरी, ये अब चीजें इसका ठीक मतलब नहीं। जी भाई आप अपनी ही बात पे मुकर रहे हैं। अभी आपने नहीं, निर्वाचन अरे आयोग चुनाव की मुकर रहे घोषणा नहीं आप कर हैं। रहा है। आप चलिए राजेंद्र चौधरी जी अपनी बात को पूरा करेंगे। एक सेकंड विपिन जी रुकेगा। राजेंद्र चौधरी जी है, इंडियन पार्टी आम आदमी पार्टी है। संजीव जी एक सेकंड रुकेगा। संजीव जी रुकिए जरा आप। प्लीज। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को बीच में लेके आती है और धर्म के ऊपर चुनाव लड़ती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 6.5 सालों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और राजस्थान में कोई भी अरे संजीव जी देखिए ये मेरा विषय ही नहीं है। मैं आज इस विषय पर नहीं जाना चाहती हूँ। धर्म की बात, धर्म का मुद्दा भी मुझे लगता है कि छेड़ देना लाइक कि वो अनदर लेवल डिबेट हो जाती है। वेट अ मिनट, नहीं संजीव जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राजेंद्र चौधरी जी अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद मनोज ध्यानी जी मैं आपके पास आती हूँ फटाफट। 2-3 बात पूछना चाहूंगा संजीव भाई से। हाँ, पिछले 2017 से कितने % हाउस टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव इस राज्य की सरकार ने किया? नंबर 1। इस पिछले 6 साल की सरकार में इन्होंने बिजली की दरें कितनी बार बढ़ाई? थपलियाल जी, ध्यानी जी और खन्ना जी और आप भी बैठी हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में नहीं बढ़ी क्या कभी? 3 बार आपके सरकारों में कभी नहीं बढ़ी क्या? 3 बार बिजली की दरें बढ़ी। थपलियाल जी अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे आप टोकिएगा, टोकने का काम करिएगा। मैं आपकी बात स्वीकारता हूं। 300 रुपए से 25,000 कर दी इस गई। सरकार ने यूजर चार्ज लगा। अरे आप हाउस टैक्स ले रहे, आप वाटर टैक्स ले रहे, आप सीवरेज टैक्स ले रहे, उसके बाद आपने एक नया टैक्स थोप दिया जनता के ऊपर, यूजर चार्ज। आपने सड़कें बनाई नहीं, नाली बनाई नहीं, आपने सारा चौक करके रख दिया। बरसात में पानी अरे घर से बाहर निकला करो मेरे भाई, घर से बाहर निकला करो, घर से बाहर निकला करो। कभी देखो विकास क्या होता है। मनोज ध्यानी जी देखिए ओबीसी आरक्षण बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पीसी थपलियाल जी की बात से सहमत हूं कि ओबीसी आरक्षण जरूरी है। उस बात को लेकर सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है और अगर उसके बिना चुनाव कराते हैं तो फिर उसको भी लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरेगा। तो ऐसे में अब निकाय चुनाव इस साल नहीं होंगे, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। दे दीजिए ना श्रीमान, आप आंकड़े दे दीजिए ना। ठीक है राजेंद्र चौधरी जी और संजीव वर्मा जी प्लीज राजेंद्र जी, मनोज ध्यानी जी आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, संजीव भाई बतावे इन्होंने देहरादून में, रुड़की में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, काशीपुर में, जहां जहां नगर निगम है, कितने प्रधानमंत्री आवास बनाए? नंबर 1। ठीक है रुकिए राजेंद्र जी मुझे लास्ट रिएक्शन लेना है प्लीज, क्योंकि वक्त की कमी है। राजेंद्र जी माफी चाहूंगी मैं। चार्ज थोप दिया, बिजली का रेट राजेंद्र जी को म्यूट करिएगा प्लीज। मनोज जी अपनी बात को आप पूरा करिए प्लीज। उसका जवाब दीजिए आप पहले में। मनोज जी मैं यहाँ पर कॉन्टेस्ट नहीं खेल रही हूँ ना कि देश में जहां जहां चुनाव नहीं हो रहे निकाय के, उनमें महाराष्ट्र है, मणिपुर है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड भी सम्मिलित हो गया है, बिहार भी है और कर्नाटक भी है। बिहार में जनता दल राजद की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में क्योंकि ओबीसी का मामला बहुत बार बार कोर्ट में जा रहा है और एक संवैधानिक मुद्दा बनता है, मणिपुर में कानून व्यवस्था की बातें हैं, जम्मू कश्मीर में टेक्निकलिटीज की बातें हैं, तो समझ आती है। लेकिन उत्तराखंड, बिहार में भी शायद जातीय जनगणना का ये सवाल सामने आ रहा होगा। तो निकाय चुनाव को टेक्निकलिटीज के मामले में पीछे धकेलने का काम लगभग प्रत्येक राजनीतिक शक्ति कर रही है। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि ये एक तरीका है, डेलिब्रेट स्टेट क्राफ्ट पावर ग्रैबिंग का एक सिद्धांत है, जानबूझकर कैसे सत्ता हथियाई जाए। और मुझे लगता है लोकतंत्र के तहत लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो किसको चुने, किस तरीके की व्यवस्था हो, और उनके अधिकार का छीनना या उसको पोस्टपोन करना किसी भी टेक्निकलिटीज के नाम पर, जहां हम भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो गलत है। मैं आपको एक चीज और याद दिलाऊं कि इस समय
पूरे विश्व में अगर आप झांकेंगे तो यूक्रेन में चुनाव नहीं हो रहे, श्रीलंका में चुनाव नहीं हो रहे, हाँ। दोनों की दोनों क्राइसिस में फंसे हुए हैं। क्या भारत किसी क्राइसिस में है, या भारत के अंदरूनी जो राज्य की इकाइयां हैं वो किसी क्राइसिस में है? कोई क्राइसिस नहीं है। ये सिर्फ टेक्निकल डिफॉल्ट्स हैं जिसका क्रिएशन राजनीतिक, जिसकी जिम्मेदारी जवाबदेही राजनीतिक व्यवस्था की है। ठीक है अगर इलेक्शन मनोज जी, कमीशन- देखिए कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि क्या वो भी निकाय व्यवस्था चुनाव की होते जिम्मेदारी हैं, है। क्योंकि धामी जी तो कह रहे हैं निकाय चुनाव होंगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी किन्होंने ये स्पष्ट किया है कि भाई प्रशासक बैठाए जाएंगे, अब चुनाव नहीं होंगे। लेकिन ये देखना होगा क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।